सिविल कोड का मतलब इतना हुआ, ये आपकी लाइफ में तब आएगा जब आपकी शादी की बातचीत शुरू होगी। सामान्यतया जब शादी की बातचीत शुरू होती है तो पहला सवाल यही होता है, लड़का कितने साल का है, लड़की कितने साल की है। यहीं से बातचीत शुरू होती है, बेटा कितने का है, बेटी कितने की है। यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड आपकी लाइफ में एंटर करेगा। और अगर शादी सक्सेसफुल हो गई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वहीं खत्म हो गया। बस शादी हुई और शादी अगर सफल रही तो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर आपके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी कोई मतलब आपके मायने नहीं रखता। लेकिन अगर शादी सफल नहीं हुई तब इसमें आगे भी चलेगा। तो जब शादी विवाह की बातचीत होती तो पहला सवाल होता है, लड़का कितने साल की, लड़की कितने साल की। भारत में लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 18 साल है। बाल विवाह एक्ट में भी यही लिखा हुआ है। लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है, लेकिन इस सबके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि जैसे दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र सबकी समान होती है, कहीं 18 है, कहीं 19 है, कहीं 20 है। लेकिन जब मैंने 2018 में पीएल फाइल किया था, उस समय मैंने रिसर्च किया था, तो दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है। ज़्यादातर 18, 19, 20 है, कुछ 20 है, कुछ की 21 भी है। जो भी शादी की उम्र हो, अलग अलग क्यों होनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर एक ही फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं तो फ्लैट नंबर 1 में शादी की एज जो है 18 हो, फ्लैट नंबर 2 में शादी की उम्र 9 साल हो या 14 साल हो। ये नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरत भी नहीं है। आपका WHO मना कर चुका है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मना कर चुका है, UN के कन्वेंशन कहते हैं बाल विवाह रोको, बाल विवाह के ऊपर कानून भी है। तो बस इतना करना है कि वो बाल विवाह का कानून सब पे लागू हो जाए, छूट नहीं मिलनी चाहिए। बाल विवाह तो सबके लिए पाप है, आज की डेट में ठीक नहीं है, आज की जरूरत नहीं है, नहीं है तो नहीं है, सबके लिए होना चाहिए। अगर शादी सफल हो गई, आपका रोल खत्म। अगर शादी आगे बढ़ी तब आएगा नेक्स्ट प्रोसेस कि भाई हमें शादी रजिस्ट्रेशन, नहीं शादी का रजिस्ट्रेशन हो गया। नेक्स्ट आता है कि शादी तोड़ना है कि नहीं। अगर शादी तोड़ना है तो कैसे कैसे तोड़ना है। स्वाभाविक सी बात है, दुनिया में एक भी सेकुलर कंट्री ऐसा नहीं है जहां आज मौखिक तलाक हो रहा हो, जहां मौखिक डिवोर्स हो रहा हो। जिन देशों में रूल ऑफ लॉ है, जिन देशों में संविधान है, जिन देशों में सेकुलरिज्म है, वहां पे विवाह तोड़ने के लिए आपको थ्रू कोर्ट ही जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स कंप्लीट बैन है। और ये बाकी तो छोड़िए, कुछ एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी बैन है। उदाहरण के लिए टर्की सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पे भी बैन है। और भारत में हम कहते हैं सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, फिर भी चल रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रही हैं हमारी मुस्लिम बेटियां भुगत रही हैं। मैंने तो 4 तरीके का डिवोर्स सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया। एक बिटिया है, यहीं जर्नलिस्ट है, नोएडा में काम करती है, उसका हस्बैंड एडवोकेट है। उसने उसको 3 चिट्ठी भेजा और चिट्ठी पे साइन भी नहीं किया और बोला डिवोर्स हो गया। और बाद में पेटीएम से 15,000 रुपये भेज दिया, बोले तुम्हारा गुजारा भत्ता हो गया, मेंटेनेंस हो गया, मेहर की रकम हो गई। और फिर बाद में 2,000 रुपये भेजा, बोला दूध, ये तुम्हारा दूध पीने का भी हो गया। मीडिया के हमारे मित्र आए हुए जानते हैं, वो भी मीडिया में ही काम करती है, वो भी जो है इनपुट में ही काम करती है। एक बिटिया कर्नाटक में कलबुर्गी में MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, हस्बैंड MBBS MD, ससुर MBBS MD, सास MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, घर में नर्सिंग होम, और उसको तलाक़े किनाया दे दिया। तलाक़े किनाया का मतलब जा मैंने तुम्हें आज़ाद किया, जा मैंने तुम्हें आज़ाद किया, जा मैंने तुम्हें आज़ाद किया। सोचिए जरा, वो भी सुप्रीम कोर्ट आई हुई है। मेरा ये कहना है कि भारत की संस्कृति नारी तू नारायणी की थी, नारी तू नारायणी की है। तो जो भी कानून बने वो भारत की संस्कृति के अनुरूप बने। और किसी भी देश का संविधान वहीं की संस्कृति को प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए होता है। अमेरिका का संविधान अमेरिकन कल्चर को प्रमोट करेगा, अरब का कॉन्स्टिट्यूशन अरब के कल्चर को प्रमोट करेगा। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसको कल्चर प्रमोट करेगा? भारत के कल्चर को प्रमोट करेगा। और भारत का कल्चर वसुधैव कुटुंबकम नारी तू नारायणी का है। इसलिए यहाँ पे जरूरत आ गई है कि इस तरीके का जितने मौखिक रूप से डिवोर्स हो रहे हैं ये बंद हों। सबके लिए ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक कॉमन किया जाए।
गुजारा भत्ता का प्रावधान सबके लिए होता है। गुजारा भत्ता सिविल राइट का इश्यू है, गुजारा भत्ता ह्यूमन राइट का इश्यू है। भाई गुजर बसर करने के लिए चाहिए। जो बेटी कल तक खुशहाल थी, आराम से रह रही थी, अगर आज उस सड़क पे आ गई है, कोई उसका है देखने वाला नहीं है, तो कुछ तो उसको एक मिनिमम चाहिए कि भाई वो सर्वाइव कर सके। तो गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए। इसी तरीके बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, भरण पोषण का अधिकार सबको मिलना चाहिए, विरासत का अधिकार सबको मिलना चाहिए, वसीयत का अधिकार सबको मिलना चाहिए। भारत की संस्कृति तो एक पति एक पत्नी की रही है, आज भी अच्छा माना जाता है। एक पति एक पत्नी पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं, खासतौर पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जहां रूल ऑफ लॉ है, वहां पॉलीगैमी अलाउ नहीं है। भारत में भी सेक्शन 494 इंडियन पिनल कोड में दूसरा विवाह करने पे 7 साल की सजा है, लेकिन उसमें 5 शब्द ऐसे जोड़े हुए हैं, ये मैकाले ने जोड़ा था, वो तो आज तक चल रहा है। उस मैकाले के 5 शब्द को हटा दिया जाए सेक्शन 494 से, पॉलीगैमी सबके लिए ऑफेंस हो जाएगा, 7 साल की सजा सबको होगी। इसी तरीके से आपके पेरेंट्स केयर, भाई सब कुछ हो गया, माता पिता की देखभाल कहां से करेगा? तलाक भी हो गया, गुजारा भत्ता भी हो गया, बच्चे के भरण पोषण, और माँ बाप जिन्होंने शादी में इतना खर्चा बर्चा किया था, बहू लाए थे, बहू का गुजारा भत्ता हो गया, बेटा भी निकल गया, और माँ बाप कहाँ जाएंगे? तो कॉमन सिविल कोड में मुझे लगता है एक पेरेंट्स केयर का भी एक प्रोविज़न होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इंडियन सिविल कोड, भारतीय नागरिक संहिता, भारत की संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। और जिस तरीके से हमने एक इंडियन पिनल कोड बनाया है, इसमें 23 चैप्टर्स हैं, ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन, ऑफेंस रिलेटेड टू, मतलब जितने तरीके 23 तरीके के अपराध के लिए हमने 23 चैप्टर इसमें डाला हुआ है। ऐसे ही इसी पैटर्न पे एक हम इंडियन सिविल कोड बना सकते हैं। उस इंडियन सिविल कोड में चैप्टर नंबर 1 एज ऑफ मैरिज हो सकता है, चैप्टर नंबर 2 प्रोसेस ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकता है, चैप्टर नंबर 3 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स हो सकता है, चैप्टर नंबर 4 ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस हो सकता है, चैप्टर नंबर 5 ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन, गार्जियनशिप हो सकता है, बच्चा कैसे कैसे गोद लेना है, कैसे अडॉप्ट करना है, चैप्टर नंबर 6 ग्राउंड्स ऑफ सक्सेशन हो सकता है, प्रोसीजर ऑफ सक्सेशन हो सकता है, चैप्टर 8 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, ग्राउंड्स ऑफ इनहेरिटेंस, प्रोसीजर ऑफ इनहेरिटेंस हो सकता है, चैप्टर नंबर 9 उसमें पेरेंट्स केयर हो सकता है। और मेरा तो व्यक्तिगत मत यह है कि इसमें अगर चाहें, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 3 में लिखा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, तो उसमें 10वां चैप्टर 2 चाइल्ड नॉर्म भी डाला जा सकता है, हम दो, हमारे दो, सबके दो। तो एक कंप्लीट अपने आप में इंडियन पिनल कोड बनेगा जो सबके लिए लागू होगा, और 21वीं सदी में इसकी ज़रूरत भी है। मुझे लगता है इसका सबको फायदा होगा, नुकसान तो कोई है ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसको फायदे के कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो इंडियन सिविल कोड से हिंदू बेटियों को केवल एक फायदा होगा कि शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। क्रिश्चियन बेटियों को 2 फायदा होगा, शादी का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होगा, दूसरा कूलिंग पीरियड जो उनका ज़्यादा है 2 साल का है वो 6 महीने का हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जनरली कूलिंग पीरियड 6 महीने का। कूलिंग पीरियड का मतलब ये हुआ कि अगर पति पत्नी दोनों अलग होना चाहते हैं और अप्लाई करते हैं कोर्ट में, तो जज उनको एक टाइम देता है, भाई ठंडे दिमाग से सोचो। हिंदू जैन बौद्ध के सिख के लिए कूलिंग पीरियड 6 महीने का है, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए कूलिंग पीरियड 2 साल का है। तो यानी आज अगर वो दोनों म्यूचुअली तैयार हों, दोनों पक्षों के माँ बाप भी तैयार हैं, पति पत्नी भी तैयार हैं और कह रहे हैं हम अलग होंगे, तो भी उनको 2 साल वेट करना पड़ता है। तो अगर इंडियन सिविल कोड आएगा तो क्रिश्चियन बेटियों को और पूरी कम्युनिटी को 2 फायदा हुआ कि आपका कूलिंग पीरियड 6 महीने का हो गया। पारसी में 3 फायदा हुआ, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, कूलिंग पीरियड भी रिड्यूस हो गया। तीसरा फायदा यह हुआ कि जो गैर पारसी से शादी करने के बाद उनका सक्सेशन और इनहेरिटेंस का राइट खत्म हो जाता है। गैर पारसी शादी करने के बाद उनका जो प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता है, वो प्रॉपर्टी राइट खत्म नहीं होगा। तो क्रिश्चियंस को 3 फायदा होगा, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को इंडियन सिविल कोड का 11 फायदा होगा। हिंदू बेटियों को 1 फायदा, मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा। 11 फायदा कैसे? शादी विवाह की उम्र 18 साल या 19 साल या 20 साल हो जाएगी,
फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले 18 चल रही है। मुस्लिम बेटियों की जो शादी की एज है वो प्यूबर्टी है, पीरियड आ गया। दिल्ली जैसे पोल्यूटेड शहर में जहां पानी भी गंदा है, हवा भी गंदी है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन है, 9 साल में पीरियड आने शुरू हो जाते हैं, 8 साल में पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो क्या 8 साल 9 साल की बच्ची क्या शादी लायक हो गई? नहीं हुई। तो इसलिए अगर 18 साल होगी तो वह स्वाभाविक सी बात है, जो फिजिकली भी मैच्योर होगी, मेंटली भी मैच्योर होगी, उसकी कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई भी हो चुकी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडियन सिविल कोड का सबसे ज़्यादा फायदा 11 मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। शादी विवाह की उम्र समान होगी, सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को। मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, उसका फायदा मुस्लिम बेटियों को। बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, उसका सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को। बच्चों के भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा, उसका सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को। विरासत का एक समान अधिकार मिलेगा, उसका सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को। वसीयत का एक समान अधिकार मिलेगा, उसका सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को। एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, उसका सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को। हम दो हमारे दो लागू होगा, सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को। माता पिता की देखभाल का अधिकार मिलेगा, उसका भी सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को। अल्टीमेटली ये वन नेशन वन सिविल कोड या इंडियन सिविल कोड सबके हितकर में है। किसी को 1 फायदा, किसी को 2 फायदा, किसी को 3 फायदा, किसी को 10 फायदा, लेकिन नुकसान किसी को नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको तो जी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। खास तौर पे मैंने एक ओवैसी जी का इंटरव्यू देखा, एक सिब्बल साहब का देखा, एक चिदम्बरम साहब का देखा। वो लगता है संविधान को मिसकोट कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार गूगल करिए बाद में 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम या 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म, 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, 5 टेनेट्स ऑफ हिंदुज्म। इंडियन सिविल कोड से ये जो 5 मुख्य एलिमेंट होते हैं किसी भी रिलीजन के, चाहे वो इस्लाम है, चाहे जैन है, चाहे बुद्धिज्म, चाहे सिखिज्म, उसमें किसी में इंटरफेरेंस नहीं आएगा, किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है रिलीजन, और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे रिलीजन सब कुछ नहीं होता, रिलीजन केवल उसके इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स होते हैं, वो इंटरफेयर नहीं होगा। जब इस पर बहस हो रही थी 23 नवंबर 1948 को, बाबा साहब ने भी यही कहा था कि इंडियन सिविल, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से किसी की रिलीजियस फीलिंग नहीं होगी, नमाज वैसे ही होगी, अजान वैसे ही होगी, चर्च में प्रेयर वैसे ही होगी, गुरुद्वारे में प्रेयर वैसे ही होगी, मंदिर में शादी वैसे ही होगी, निकाहनामा वैसे ही पढ़ा जाएगा, 7 फेरे वैसे ही होंगे, सब कुछ एज इट इज होगा। केवल देश की सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार मिल जाएगा। भारत में अब तक 15 लोग प्रधानमंत्री हो चुके हैं। मोदी जी 15वें भारतीय हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। हम सब को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि जो काम पहले के 14 प्रधानमंत्री नहीं किए, उस काम को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। पब्लिकली उन्होंने कह दिया है, इतना बोल्ड एक मैसेज जो उन्होंने कहा है कि एक परिवार में 2 कानून नहीं। तो वास्तव में हम सब चूंकि संविधान के द्वारा गवर्न है, हम सब के लिए एक ही किताब है जिससे हम चलते हैं, संविधान। तो स्वाभाविक सी बात है, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई एक परिवार हो गया, क्योंकि हम सारे संविधान से चलते हैं। भारत न वेद से चलता है, न पुराण से, न बाइबल से, न कुरान से। भारत चलता है संविधान से। जब भारत संविधान से चलता है और ये संविधान कहता है संविधान, सबको एक समान विधान, सबको समान अवसर, सबको सम्मान, सबके लिए नेशन फर्स्ट, ऐसी स्थिति में इंडियन सिविल कोड जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ना आए, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक विवादित नाम हो चुका है, यूनिफॉर्म शब्द एक विवादों में आ चुका है। अच्छा यही होगा इंडियन सिविल कोड आए, जितने जल्दी आ जाएगा, जितने जल्दी इसका ड्राफ्ट आ जाएगा, उतने जल्दी सारे शंकाओं पे विराम लग जाएगा। शंकाएं तब तक हैं, इस पे बहस विवाद तब तक है जब तक इसका ड्राफ्ट नहीं आ रहा है। जैसे ही ड्राफ्ट आएगा, हर चीज़ के विवाद का अंत हो जाएगा। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आपने मुझे बुलाया, मैं सबको आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। भारत माता की